गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज हम आपका न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरतम के बारे में हमें जानना है। तो आपको पता होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है हमें नहीं पता है ना। बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो इसको खोज रहे हैं आज भी कि क्या इसकी संरचना हो सकती है ना। लेकिन वर्तमान में जो खोजें की जा रही है उसके आधार पर हम काफ़ी कुछ जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में सक्षम हो गए हैं, है ना। हम देखिए वैसे तो उसमें नहीं जा सकते, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी में कई जगह पर विश्व में जो है इसमें काफ़ी सारे काम किए गए। जैसे रूस में एक गड्ढा खोदा गया, है ना, तो उस गड्ढे को खोद करके ये देखा गया पृथ्वी अंतरतम में जाने पर क्या होता है या कितना टेम्परेचर मिलता है, क्या कैसे मिलता है। आपको बता दूं मैं, जो पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं वो 3 परतें इसमें मुख्य हैं: स्याल, सीमा और नीफे। स्याल, सीमा और नीफे, है ना। तो देखिए हम इस पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना का जो अध्ययन करते हैं वो कई आधारों पर करते हैं, जिसके लिए हम कई सारे कारकों का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ कारक हैं आपकी प्राकृतिक कारक हैं, अप्राकृतिक कारक हैं और पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं ना। तो ये है, और इसके अलावा एक उल्का पिंड और है ना, उल्का पिंड। इनके आधार पर भी हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे कारक हैं। तो देखिए प्राकृतिक कारकों में सबसे पहले आता है आपका भूकंप, है ना। तो आपको पता होगा भूकंप क्या है ना। प्राकृतिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है जिसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाते हैं तो वो है भूकंप। देखिए भूकंप का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि यानी कि पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कंपन, यानी पृथ्वी का कंपन ही क्या है, भूकंप कहलाता है। आपको मालूम है कि जो जब भूकंप आता है तो पृथ्वी वो कांपने लगती है और उस स्थान पर जो है हलचलें पैदा हो जाती हैं, और इसी वजह से क्या होता है कुछ स्थानों पर जो है काफी सारा मतलब नुकसान होता है। आपको देखा होगा कि इमारतें गिर जाती हैं भूकंप की वजह से, बहुत सारे नुकसान और मतलब प्राणियों की हानि होती है, कई लोग मारे जाते हैं भूकंप की वजह से। जैसे आपको पता होगा 26 जनवरी 2001 को भुज का भूकंप आया गया था जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, है ना। तो कई सारे भूकंप आते रहते हैं और अक्सर आपने देखा होगा आजकल तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आ ही जाता है। दिल्ली साइड में या उधर साइड उत्तर पश्चिम में या हिमालय श्रेणियों में भूकंप आता रहता है ना। तो भूकंप आने के देखिए कई सारे कारण होते हैं। ये हम जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे भूकंप को तो वहां हम इसको देखेंगे, है ना। भूकंप आने के कई सारे प्राकृतिक कारण होते हैं। तो देखिए जो भूकंप जब आता है तो उसके साथ में कंपन आता है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जहां पर जो भूकंप उत्पन्न होता है धरातल में, जैसे मान लीजिए कि ये है पृथ्वी और मान लीजिए कहीं पर जो भूकंप जो उत्पन्न होगा जमीन में गहराई पर, है ना, मान लीजिए 10 किलोमीटर की गहराई पर ये भूकंप यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो इस जहां पर उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे फोकस, है ना, या अधिकेंद्र कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे हम इसको, फोकस कहेंगे, है ना। और जहां पर सबसे पहले इसको धरातल पर महसूस किया था उसे कहते हैं एपिसेंटर, है ना। अधिकेंद्र कहेंगे इसको, सॉरी, और इसको कहेंगे हम भूकंप मूल। क्या कहेंगे इसको हिंदी में, भूकंप मूल, मतलब जहां पर सबसे पहले भूकंप धरातल में उत्पन्न हो रहा है। तो भूकंपों के आधार पर भी जो वैज्ञानिक हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि भूकंप आने पर 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। पी मतलब होता है आपका प्राइमरी, मतलब प्राथमिक तरंगें। एस पर होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंगें। और तीसरी होती है आपकी लॉन्ग वेव्स, एल वेव्स भी कहते हैं इनको हम, लॉन्ग वेव्स या एल तरंगें, है ना। देखिए इसमें 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। तरंगें और भी होती हैं, पीजी, एसजी होती हैं, और भी तरंगें होती हैं, मगर 3 इसमें मुख्य हैं। वो है आपकी पी फॉर प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंग, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, एंड एल फॉर एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स कहते हैं इनको।
तो ये 3 तरंगे जो है इसमें मुख्य है। देखिए जो प्राथमिक तरंग होती है पी वेव्स हम जिनको कहते हैं, ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगें होती हैं। इनका जो वेग होता है, इनकी गति होती है, वो 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में होती है। 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सबसे बड़ी विशेषता इन प्राथमिक तरंगों की ये है कि ये ठोस और तरल किसी भी माध्यम से गुजर सकती हैं। यानी जमीन के नीचे अगर कहीं पर तरल है, पानी है या मैग्मा है ना, या ठोस चट्टानें हैं, तो ये तरंगे प्राइमरी तरंगे उनसे भी होकर के गुजर सकती हैं। और सबसे पहले धरातल पर यही तरंगे पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग जो है सबसे अधिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले धरातल के ऊपर पी वेव्स पहुंचेगी, जिसको भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ द्वारा अंकित कर लिया। सिस्मोग्राफ वह यंत्र है जिसके द्वारा हम भूकंपों की तीव्रता या इन भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन करते हैं कि तरंगें कितनी वेगवती हैं, कितनी ताकतवर है ना। तो इसके बाद आती है द्वितीयक तरंगें या सेकेंडरी तरंगें होती हैं। इनकी गति जो होती है वो 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 से 5 किलोमीटर होती है इनकी गति, है ना। ये तरंगें जो है समकोण पर चलती हैं, एक तरह से 90 डिग्री के एंगल को बना करके चलती हैं। और ये जो तरंगें हैं ये तरल भाग में जाकर के लुप्त हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रास्ते में मैग्मा आ गया तो वहां ये तरंगें लुप्त हो जाएंगी, है ना। ये केवल ठोस से ही गुजर सकती हैं ये तरंगें, है ना। तो इससे भी पता चलता है कि जो सेकेंडरी वेव्स आती हैं तो धरातल पर मान लीजिए आई और वैज्ञानिकों ने इसका अंकन किया, तो इससे ये पता चल जाता है कि धरातल के नीचे कहाँ पर तरल या मैग्मा की उपस्थिति हो सकती है ना। इसके बाद होती है आपकी वो है एल तरंगें, है। देखिए ये एल तरंगें, इनकी गति तो सबसे कम होती है, परंतु ये सबसे घातक तरंगें कहलाती हैं, है ना। और ये क्या है, इन्हें धरातलीय तरंग भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, जब जहां से ये उत्पन्न होती है तो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के उसी जगह पर पहुंचती है वापस, है ना। और ये तरंगें इतनी घातक होती हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तरंगों से होता है। देखिए सबसे ज्यादा गति पी वेव्स की है, दूसरी सेकेंडरी वेव्स की है, थर्ड लॉन्ग वेव्स की गति है। परंतु सबसे ज्यादा नुकसान जो धरातल पर पैदा करती है वो एल तरंगें ही करती है। इनके द्वारा ही सबसे अधिक नुकसान या जनधन की हानि होती है। तो ये 3 प्रकार की हमारी तरंगें हैं, है ना। तो ये हमारा प्राकृतिक कारक में भूकंप के तरंगों का था। इसके बाद ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी से भी क्या है ना, धरातल की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, क्योंकि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो मैग्मा के साथ कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, है ना। जैसे क्या निकलता है, एल्यूमिनियम, सिलिका है, मैग्नीशियम है ना, जलवाष्प, धूल के कण, राख है और चट्टान के टुकड़े हैं ना, ये सब बाहर निकलते हैं, है ना। ये सब पदार्थों से इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल जो है कैसा तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, पृथ्वी की आंतरिक में इसमें क्या स्थिति है, तापमान कितना है, कैसे क्या है, तो ज्वालामुखी के द्वारा भी पता चल जाए। इसके बाद है हमारे अप्राकृतिक कारक है। इसमें क्या है, घनत्व, दबाव, तापमान और उनका पिंड आता है। देखिए घनत्व क्या होता है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है किसी वस्तु के द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ना। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर जाते जाते नीचे जाते जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि हो जाती है। क्या होता जाता है, घनत्व में वृद्धि होती जाती है। जैसे मान लीजिए धरातल पर कोई पदार्थ जो है उसका घनत्व कम है, तो अंदर जाते चले जाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते चले जाते हैं तो क्या है, तो वो जो है उसमें क्या है, परिवर्तन आता जाता है घनत्व में, और घनत्व जो है वो बदलता जाता है। जैसे देखिए पृथ्वी की 3 परतें हैं, श्याल, सीमा और नीफी। तो सबसे भारी जो पृष्ठ है इसका घनत्व कितना होता है, 2.7 होता है। इसका ही घनत्व सबसे भारी श्याल परत है इसका, और ये सेकेंडरी क्या है, सीमा और नीफी। और इसका होता है, देखिए सीमा का 2.9 से 4.7 के बीच में होता है। और इसके बाद जो है नीफी है, जिसका घनत्व कितना होता है, सबसे आंतरिक पद का 11 होता है, 11। देखिए तो अंदर जाने पर क्या है, घनत्व में परिवर्तन आ रहा है और घनत्व जो है वो तेजी से बदल रहा है। अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है। वैसे तो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है ना, प्रति घन सेंटीमीटर। ये है इसका औसत एवरेज घनत्व इतना है। तो सबसे ऊपरी परत का 2.7 है, उसके बाद सीमा का 2.9 से 4.7 के बीच है। जैसे जैसे अंदर जाएंगे नीफी में, तो नीफी में जाकर घनत्व हो जाता है आपका वो 11 हो जाता है।
तो घनत्व के आधार पर भी जो है पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के बारे में पता लगा सकते हैं कि वहां पर घनत्व कितना है, तो चट्टानें किस प्रकार की होंगी। इसके बाद देखिए तापमान, दबाव। देखिए हर परत एक अपने नीचे वाली परत पर दबाव डालती है, इसी दबाव की वजह से जो है घनत्व जो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आपको मालूम है सबसे भारी परत है वो सबसे उसके बीच वाली परत पर बैठी हुई है और सबसे नीचे वाली परत जो है उसके ऊपर बैठी हुई है। तो ये परतें क्या कर रही है, एक दूसरे पर दबाव डाल रही है, बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। और इन्हीं दबाव की वजह से क्या होता है, जो भूगर्भ की आंतरिक चट्टानें होती हैं वो खिसक जाती हैं और उससे हलचल पैदा हो जाती है, जिससे भूकंप आ जाते हैं कभी, है ना। तो ये भी एक मुख्य कारण है भूकंप आने का। तो जो आंतरिक जो चट्टानें होती हैं वो खिसक जाती हैं, है ना, क्योंकि ऊपरी परतें क्या कर रही हैं, आंतरिक परतों पर दबाव डाल रही हैं, बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भूकंप आने की संभावना ज्यादा हो जाती है ना। और सबसे ज्यादा परत पर दबाव किस पर है, नीचे वाली आंतरिक परत पर सबसे अधिक दबाव, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा घनत्व ये क्या है, देख लीजिए। इसके बाद है तापमान। देखिए तापमान क्या है कि जो पृथ्वी के हम जैसे जैसे अंदर चले जाते हैं, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर 32 मीटर जब हम गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है ना। तो इससे भी हमें आंतरिक परतों के बारे में पता चलता है, क्योंकि अंदर जाने पर क्या होता है कि जैसे सियाल से सीमा में गए तो तापमान में वृद्धि होती जाएगी ना, तो ये पता चलता है इससे। देखिए वैसे ये जो तापमान है ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि कई स्थानों पर क्या होता है कि जब हम गहराई में गए तो वहां पर तापमान जो है पहले तो बढ़ा है फिर कम होने लगा है, फिर बढ़ा है फिर कम होने लगा है ना। जैसे देखिए अमेरिका जो जैसे आपके जो भूकंप की दृष्टि से सक्रिय जो क्षेत्र हैं, दरार वाले क्षेत्र हैं या भ्रंश वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर भूकंप आता है तो वहां पर जो है तापमान हम 43 किलोमीटर गहराई में जाने पर या 40 किलोमीटर गहराई में जाने पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। परंतु जो सामान्य क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप का कोई वो नहीं है, भ्रंश नहीं है, वहां पर तो क्या होता है उस जगह पर तापमान जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड सोचिए उन स्थानों पर पाया गया है तापमान जहां पर जो है हलचल या प्रभावी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। इसके बाद उल्कापिंड। देखिए उल्कापिंड जो है आपको पता होगा पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य से हुई है, तो ऐसी उल्कापिंड की जो संरचना होती है उसे पृथ्वी के समतुल्य मान लिया था। जैसे उल्कापिंड बने हैं वैसे पृथ्वी बनी है, यानी पृथ्वी जो है 3 परतों से बनी, तो ऐसी उल्कापिंड बनी है, तो ऐसे ही उन्हीं परतों से इनका निर्माण भी हुआ। तो इस आधार पर भी जो है उल्कापिंडों के द्वारा जो है पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचनाओं का वैसा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये है उल्कापिंड। देखिए इसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं, है ना। तो देखिए जो पृथ्वी की भूगोल संरचना है और परतें हैं, देखिए पृथ्वी में 3 अलग अलग परतें मैंने आपको बताया है, सियाल, सीमा और नीफी, है ना। तो सियाल जो है सीमा है। देखिए सियाल मतलब होता है SI सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, है ना। सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम और नीफी मतलब निकेल प्लस फेरियम। फेरियम माने होता है लोहा, फेरियम माने क्या होता है, लोहा, है ना। तो इनसे मिलके बनी, यानी जो नीफी है वो निकेल से और फेरियम यानी लोहे से भारी पदार्थों से बनी है। सीमा जो है सिलिका से और मैग्नीशियम से हल्के पदार्थों से बनी है और इसके ऊपर से और हल्के पदार्थ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो देखिए ये सियाल, सीमा और नीफी में जिस विद्वान ने इसका विभाजन किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, उनका नाम था एडवर्ड स्वेस। तो उन्होंने ही जो है इन परतों का विभाजन सियाल, सीमा और नीफे पर किया हुआ है ना। तो ये है ना। तो देखिए इसका घनत्व मैंने आपको बताया, जो सियाल का है वो 2.7 होता है और सीमा का 2.9 से 4.7 के बीच में होता है और नीफे का जो घनत्व है वो 11 होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी की जो 3 आंतरिक परतें हैं एडवर्ड स्वेस ने इनका निर्धारण किया है। वैसे और विद्वानों ने भी किया है परंतु इनका विवरण जो है ज्यादा मान्य है ना। इसके अलावा भी और विवरण है तो वो हम बाद में उनको स्टडी करेंगे। तो ये है आपका टॉपिक नंबर 2। तो यही कल अपन नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।